हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर आकर के वीडियो देखते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ उसके लिए उनका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं इसलिए इसको स्टार्टिंग में बोल रही हूँ क्योंकि जो लोग आकर के मेरे चैनल पर आकर के इसमें जो गंदे लिंक और कमेंट करते हैं उनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आपके ऐसा करने से मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ दूँगी, ठीक है। और शायद आपके घर में कोई लेडीज़ नहीं होंगी, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर्स, है ना, इसलिए आप दूसरी लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग, है ना, ऐसे लोग समाज के ऐसे गंदे कीड़े हैं। कीड़े के इन द सेंस वो उनके अंदर ऐसी गंदगी वाला कीड़ा है कि वो जो है ना पूरे समाज को गंदा करके ही रहेंगे। लेकिन उनका भी एक उपाय है कि समाज के जो मतलब ये जो कीड़े होते हैं ना, वो किस तरफ भागते हैं। अगर कोई दिया जल रहा हो, है ना, उन्हें नहीं पता होता है कि उस रोशनी में जा कर के वो उन्हें मरना ही है, एक दिन तो मरना ही है। तो मैं तो वो रोशनी ही हूँ, है ना। मैं तो ज्ञान आपके पूरे समाज में फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको एक ना एक दिन तो मरना ही है, देखते हैं आप कब मरते हैं, है ना। तो अगर आप देखिए, यूट्यूब ने मुझे तो फीचर दिया है, मैं तो आपको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं जो ज्ञान फैला रही हूँ उसकी रोशनी से आप बहुत मीलों दूर हो जाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आगे आपकी मर्जी। जैसे आपकी सिस्टर्स अगर हैं घर में तो वैसे मैं भी आपकी सिस्टर, आप भी मेरे भाई जैसे हुए, है ना। तो आप इतना समझेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, वरना आपकी मर्जी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। इन लोगों को तो हमारा टॉपिक है कि भारतीय संविधान के स्रोत, है ना, यानी सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो स्रोत हैं, ये सोर्स, इसका इनका क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, ये इसमें जो भी चीज़ें ऐड की गई हैं, यानी जो भी चीज़ें शामिल की गई हैं, वो किस किस देश के संविधान से और कहाँ कहाँ से ली गई हैं, उसका सोर्स क्या है ना। तो हम लोग इसमें ये चीज़ें सीखेंगे। और हम लोग ये जो सोर्स है, इसमें जो है ना सिर्फ यही नहीं सीखेंगे कि किस देश से संविधान से क्या लिया गया है, उस सोर्स की मीनिंग समझेंगे कि वो सोर्स का क्या मतलब है, ताकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप एक मीनिंग के फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें जब समझ चुके होंगे तो आपको वहाँ पे उसको डिटेल में समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा पहला ये जो सोर्स है वो क्या है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये क्या है कि ये जो भारतीय शासन अधिनियम, ये तो आया था ब्रिटेन, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो भारत में शासन में सुधार करने के लिए ये जो अधिनियम और चार्टर एक्ट जो आते थे, ठीक है, ये चार्टर एक्ट और ये जो अधिनियम आते थे, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा उनसे क्या होते हैं ये। तो चार्टर एक्ट और जो अधिनियम आते थे ये भारतीय शासन में सुधार करने के लिए आए हुए थे, है ना। ब्रिटेन के द्वारा भारतीय शासन में जो कमियां थी उनको उनमें सुधार हो सके, इसलिए ये अधिनियम आए हुए थे। और भारतीय शासन अधिनियम ये जो है ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स है। यानी कि हमारे संविधान का पूरा एक अगर स्ट्रक्चर देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। और इसमें 321, है ना, ये नहीं, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी जब ये आया हुआ था, है ना। और इसी के तहत ही हमारा जो भारत का शासन है, वो जब संविधान सभा बनी थी तो उस समय भी काफ़ी हद तक इसी के अधीन ही शासन चलता रहा। जब तक से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो गया तब तक इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही हमारा जो इंडिया का जो शासन था वो चलता रहा था। तो इससे हमारे ये जो संविधान है इसमें क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा, है ना। हम लोग कोई ट्रिक, ये मैं कोई ट्रिक नहीं शेयर कर रही हूँ, ये आपको सिर्फ याद करने का एक ऐसा तरीका बता रही हूँ कि आप उस चीज़ को समझिए और उसके बाद उसको उसी के फॉर्म में अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तो इसमें जो है वो क्या है, संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था। पहला क्या है, संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था। अब सबसे पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि भारत का जो पूरा शासन था, है ना, शासन का एक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, है ना, एक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। देखिए, संघ जो है वो पूरे भारत का एक संघ है ना, तो संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था जो है यानी फेडरल सिस्टम, ये आ गया, है ना। तो ये एक पूरा एक अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखा जाए तो
हर फील्ड से एक स्ट्रक्चर लिया गया है। जैसे संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, न्यायपालिका। अब संघ तो बन गया, अब एक न्यायपालिका होनी चाहिए, है ना। तो न्यायपालिका की शक्ति जो है वो इसमें शामिल की, वो इसके द्वारा ली गई। दूसरा क्या है, अब न्याय भी हो गया, ठीक है, संघ हो गया, न्याय हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो लोग, एक प्रशासनिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, तो लोक सेवा आयोग जो है वो आ गया इसमें। अब लोक सेवा आयोग में आप जानते हैं कि आईपीएस और आईएएस, ठीक है, आईएएस, और इसके अलावा आईआरएस, ठीक है, आईआरएस होता है इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है, और इसके अलावा आईपीएस, आईएएस, और एक होता है आईएफएस, है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक। तो ये जो है ये सर्विसेज, इसके अलावा और भी सर्विसेज होती हैं, लेकिन मेनली ये लोग हम लोग जो यूपीएससी में जो है, यूपीएससी में जो ये सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं, मेनली ये ज़्यादा इंक्लूड होती हैं, है ना। तो इसमें जो है वो लोक सेवा आयोग जो है वो किससे लिया गया, ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, है ना। अब एक स्ट्रक्चर क्या हो गया कि अगर इन लोगों ने कुछ भी गड़बड़ किया, है ना, एक हम लोग नॉर्मल वे में समझेंगे, कुछ भी गड़बड़ किया तो आपातकालीन प्रावधान जो है, यानी इमरजेंसी प्रोविजन भी लगाया जा सकता है। तो ये जो है ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो एक अलग स्ट्रक्चर है ना, इसका एक अलग स्ट्रक्चर है कि इमरजेंसी प्रोविज़न जब लगता है तो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, है ना। तो ये आ गया। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल, यानी कि संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था में तो संसद और इसके अलावा राज्यसभा, है ना, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सब आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा अब राज्यपाल जो है वो एक अलग पार्ट हो गया, है ना। तो राज्यपाल को भी एक तरह से इसमें शामिल कर दिया गया, है ना। और राज्यपाल जो होता है वो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ना। तो इसमें आप क्या समझे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में एक तरह का एक स्ट्रक्चर लिया गया, यानी कि हर फील्ड से एक स्ट्रक्चर लिया गया और उसी के अंदर फिर पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा है वो एक तरह से देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया जा रहा है। ये अगर आप बिल्कुल देखेंगे तो इंडिया लेवल पर पूरा संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था और न्यायपालिका की शक्ति दी गई। फिर लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक क्षेत्र देखा जाए तो लोक सेवा आयोग लिया गया। फिर ये सब अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपातकालीन प्रावधान। फिर राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो उसे लिया गया, ठीक। तो आप इससे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग ब्रिटेन के संविधान पे आते हैं कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो क्या है कि इसमें क्या लिया गया। अब देखिए ब्रिटेन जो है इसने यहाँ पे हमारे जो भारत है, भारत पे आकर के बहुत समय तक शासन किया। तो ब्रिटेन के संविधान से तो हमारा बहुत कुछ लिया गया है ना। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है ना कि संसद जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सारे आते हैं, है ना। इससे संसद का पूरा संसदीय शासन प्रणाली बनती है, ठीक। ये लिया गया। अगर संसद की बात आ जाएगी, संसद से रिलेटेड कोई भी बात आ जाएगी, ज़्यादातर चीज़ें ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए संसद है ना। अब संसद जो है वो उसमें संसद यानी कि पूरे इंडिया में संसद बीच में आ गई, मान लीजिए, है ना, ये संसद हो गई, ठीक। अब संसद ये पूरे भारत के लिए है तो नागरिकता भी पूरे भारत के लिए एक ही होगी, ठीक। क्योंकि देखिए अमेरिका के संविधान में क्या है, अमेरिका के संविधान में 2 नागरिकता हैं। एक क्या है, पूरे यूएसए की, है ना, पूरे अमेरिका की नागरिकता, जो वहाँ के लोग होते हैं उन्हें अपनी कंट्री की नागरिकता मिलती है। दूसरा जो 50 राज्य हैं उनके हर स्टेट की अलग नागरिकता होती है ना। तो ये अमेरिका के संविधान में है। लेकिन हमारे संविधान में क्या है कि एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का वो है। और जैसे संसदीय व्यवस्था जो है, ये मान लीजिए भारत है, संसदीय व्यवस्था पूरे भारत के लिए हो गई तो एक ही नागरिकता पूरे भारत के लिए हो गई, है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि अब संसद है, संसद में ही तो विधि निर्माण प्रक्रिया होती है कि विधायिका के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा जो लागू किए जाते हैं, ये सारी विधि निर्माण प्रक्रिया के पार्ट हैं। इसके अलावा न्यायपालिका जो होती है वो अलग होती है ना, न्यायपालिका जो होती है वो अलग होती है। लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई, क्योंकि ये संसद में ही आ रही है तो विधि निर्माण प्रक्रिया से ली गई। फिर विधि का शासन, अब विधि बन गई तो विधि का जो विधायिका है उसी का शासन चलेगा, है ना। तो ये भी आ जाता है
ब्रिटेन के संविधान से। अब संसदीय शासन प्रणाली में ही मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है हुई वो कहाँ हुई? ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा परमाधिकार लेख, ये लेख जो होता है ये क्या होता है? एक तरह से जो भी सार्वजनिक अधिकारी होते हैं अगर वो अपने काम का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं और इसमें कोई अपने कार्यों को करने से मना कर रहे हैं तो एक तरह से न्यायालय में ये रिट जारी की जाती है ना। ये रिट्स होती हैं, रिट जारी की जा सकती है किसी के द्वारा कि जो है ना ये काम ऐसा नहीं हो रहा है, तो न्यायालय उसको उसके संबंध में यानी कि वो काम वो क्यों नहीं कर रहा है इस संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार रखता है ना। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक। इसके अलावा अब संसदीय विशेषाधिकार, अब सारा संसद से रिलेटेड आ रहा है तो संसद से रिलेटेड संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन प्रणाली का मतलब है कि 2 सदनों वाली व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल में अगर आप देखेंगे तो विधान परिषद और विधानसभा, है ना। तो ये सब आता है। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है इससे क्या लिया गया है। अब यहाँ से हम लोग एक स्टोरी ये समझेंगे कि मान लीजिए ये जो हमारा ये यूएसए है ना, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। देखिए अब देखा जाए तो एक पावरफुल शक्ति के रूप में पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो यूएसए है ना, यूएसए आता है। इसके अलावा रशिया आता है ना, रशिया भी आता है, ठीक। तो मेनली तो जो आता है वो यूएसए आता है। तो यूएसए पे जो है नागरिकों को उनके काम का पालन करने के लिए यानी कि वो लोग फ्रीली अच्छे से रह सकते हैं ना, उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो स्वतंत्रता और समानता ये सारी चीज़ें हैं वो किस चीज़ में आती हैं? तो मौलिक अधिकार में आती हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसमें आती हैं। तो कहाँ के नागरिकों को, अगर आप अमेरिका के संविधान की बात करेंगे तो आपको याद आएगा कि वहाँ के नागरिकों को बहुत अच्छी स्वतंत्रता मिली है, समानता मिली है। तो उन लोगों के राइट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो वहाँ से लिए गए, यानी कि उनके राइट्स की जो रक्षा करने का जो दायित्व है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं कि नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, है ना। और मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई भी बात होती है तो वो कहाँ पर जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जाती है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को कोई भी नुकसान ना हो, है ना। और इसके अलावा जो भी शासन व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से चलती रहे, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, है ना। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या मतलब है। मान लीजिए कि मौलिक अधिकार हैं, अब मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी नियम है, यानी कि कोई भी नियम, कायदे, कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाती है। संसद से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, अब देखिए यूएसए के संविधान में संसद नहीं है, लेकिन हमारे ये जो भारत का संविधान है यहाँ पे संसद है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग न्यायिक पुनर्विलोकन इसलिए लिया गया है ताकि संसद अगर कोई नियम ऐसे बनाती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं और हमारे जो नागरिकों के जो अधिकार है उनका कोई हनन होता है तो उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोल रखने की शक्ति है वो किसे है? इससे है, क्या बोलते हैं, न्यायालय को है ना, न्यायालय को है। और न्यायालय जो है इससे संबंधित जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको रद्द करने का अधिकार रखता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित चीज़ें हैं, है ना। चौथा क्या लिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब न्यायपालिका को अगर स्वतंत्र नहीं किया गया होता, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए, अगर न्यायपालिका अलग स्वतंत्र नहीं होती, है ना, तो क्या होता? संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका को क्या, वहाँ पे राष्ट्रपति ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा जाता तो क्या होता? संसद अपने कानून बनाती और फिर वो सब पर थोप देती। अब न्यायालय भी उस पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाएगा। तो जितने भी अधिकार हैं, किसी के अधिकारों की कोई, अगर मान लीजिए कि संसद में किसी गवर्नमेंट की अच्छी मेजोरिटी होती है ना, कोई अच्छी ऐसी गवर्नमेंट आती है जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है ना। अब मान लीजिए कि अभी का जो संविधान, इस समय की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, बहुत से कानून ऐसे आ रहे हैं ना कि विपक्ष की परामर्श ही नहीं लिया जाता, उनसे कोई सजेशन ही नहीं मांगा जाता है ना। तो और अपने आप ही नियम पारित कर दिए जाते हैं। तो अगर न्यायालय भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी तो फिर
क्या होगा कि ऐसे कानून आ जाएंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म पहुंचाएंगे, यानी कि उसके जो नियम बनाए गए हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं उसकी रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। ठीक, अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब यहाँ पे अमेरिका के संविधान में क्या लिया गया है कि राष्ट्रपति को सबसे पावरफुल बनाया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा ही सारा शासन चलता है, वहाँ कोई संसद तो है नहीं, तो राष्ट्रपति के अधीन ही सारे शक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति के अधीन ही होती हैं। तो राष्ट्रपति को पावर को कंट्रोल करने की अच्छी अगर कोई नियम बना सकता है तो वो कौन बना सकता है? अमेरिका का संविधान। इसलिए अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है ना। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। अब देखिए वहाँ पे राष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति का भी महत्व है, इसलिए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छे से कौन सोच सकता है? तो अमेरिका का संविधान। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो आप ये एक स्टोरी के फॉर्म में ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि आप समझिए कि किस समय अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो कहाँ की चीज़ें किस लिए अच्छी हैं और वहाँ पे कौन सी यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं वहाँ के नियम के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें अच्छी थी, उन्हीं चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो सोचिए हमारा संविधान तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हो गया। ठीक, अब इसमें जो है आयरलैंड का संविधान आता है। आयरलैंड का संविधान जो है वो क्या है? इसमें क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, इसको आप अपने हिसाब से समझिए कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि राज्य के द्वारा जो नीतियाँ बनाई, यानी कि राज्य के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं कि उन्हें राज्य को उसे फॉलो करना है ताकि जो पूरे जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चलती रहे। एक तरह से राज्य के कर्तव्य बताए जाते हैं कि उन्हें इन नीतियों पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ये है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक, अब राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ अगर अमेरिका के संविधान की बात की जाए तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे कोई संसद तो है नहीं, है ना, वहाँ पे संसद है नहीं। ठीक, मैं लिखती इसलिए नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि इंग्लिश से लिखना पड़ता है तो इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो बोलती रहती हूँ, आप उसी से समझ लीजिए। ठीक, तो अगर अमेरिका की बात की जाए तो संसद जो है वहाँ पर संसद तो है नहीं, तो वहाँ से निर्वाचन पद्धति कैसे आ सकती थी? हमारे यहाँ तो है वो संसद है ना, संसद ली गई थी। तो संसद, इसका मतलब क्या है कि आयरलैंड के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति बहुत अच्छी थी, इसलिए वहाँ से ली गई है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा और विधानसभा, है ना, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये एक तरह से संसद के ही सारे मतलब ये जो विधायक होते हैं ना इनके ही द्वारा होता है। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान में नहीं थी, आयरलैंड के संविधान से, इसीलिए ये सारी चीज़ें ली गई। ठीक, अब राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड उसका चुनाव हो गया। अब राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन करता है। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का नामांकन करता है। अब आप इन तीनों को लिंक कर लीजिए कि आयरलैंड के संविधान से इसको कैसे जोड़ना है ना। फिर आते हैं कि कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से हम ऐसे समझ सकते हैं, कनाडा यानी नाडा मतलब नाड़ा, वो जो लेस जिसे बोलते हैं, है ना, लेस जो होती है, लेस या टेप जिसको बोलते हैं, तो ये नाड़ा होता है ना। नाड़ा से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए जिस चीज़ से जो सेंस निकलेगा उसी से आप अगर जोड़ेंगे तो वो आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी, वरना किसी और चीज़ से लिंक कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, कभी कभी तो ऐसी कुछ चीज़ें लिंक करने के लिए निकल आती हैं कि बहुत फ़नी होती हैं, है ना, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें याद करना है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या आते हैं? सरकार की संघीय व्यवस्था। अब देखिए संघ जो होता है वो पूरे भारत का एक होता है ना, सेंटर में होता है। नाड़ा भी जो होता है वो सेंटर में ही बांधा जाता है ना, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में बांधा जाता है ना, जैसे बेल्ट है या नाड़ा है ना, ये सेंटर में एकदम बांधा जाता है। तो सरकार की संघीय व्यवस्था जो है वो किससे ली गई है? आप तुरंत समझ जाएंगे कि नाड़ा है ना सेंटर में होता है, तो सेंटर यहाँ पे आ रहा है कनाडा का संविधान, नाड़ा और कनाडा, है ना, ऐसे याद करेंगे। इसके अलावा अब क्या हुआ कि सेंटर में जो नाड़ा बांधा जाता है, अब अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्या हुआ? ये जो सारा कपड़ा होता है ये पूरा इसी में निहित होता है, यानी कि ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि
जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये सारा बचा हुआ पार्ट इसी केंद्र में निहित होता है, यानी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी नाड़ी में निहित होना, है ना, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो ये क्या आएगा, कनाडा का संविधान से लिया गया है। फिर केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अब इसमें भी क्या आ रहा है, केंद्र की बात की जा रही है, केंद्र के द्वारा जो भी राज्य हैं उनके राज्यपालों की नियुक्ति। तो ये सेंटर में क्या आता है, नाड़ा, है ना, केंद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, ज़्यादातर चीज़ें अगर डायरेक्ट केंद्र कह के बोल रहा है तो वो कनाडा आ जाएगा। ठीक, अब उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन। अब उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, इससे आप इसको आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। ये है कि इस देखिए, ये भी जो है परामर्श न्याय निर्णयन का मतलब ये है कि अगर उच्चतम न्यायालय से संसद यानी केंद्र में जो संसद है, ये अगर ये मांग करती है कि उसे किसी भी कानून के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना है तो वो ले सकती है, लेकिन संसद सही मायने में ऐसा करती नहीं है। कोई भी अभी जैसे पहले बताया कि कोई भी सरकार जो है जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है ना, तो वो विपक्ष से भी डिस्कस नहीं करेगी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को अपने नियमों के लागू करने में क्यों इंटरफेयर करवाएगी, है ना, तो ऐसा तो नहीं करेगी वो। तो ये लेकिन ऐसा होता है कि मतलब अगर उच्चतम न्यायालय चाहे तो अगर संसद मांगती है उससे कोई भी सजेशन, तो उससे परामर्श दे सकती है। ठीक, फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसे कैसे याद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया यानी कि ट्रे लिया, है ना, ट्रे लिया, ट्रे जो वो कॉफ़ी वाली ये जो चाय कॉफ़ी वाली ट्रे होती है उसकी बात कर रहे हैं, ट्रे लिया, है ना। इसमें क्या किया कि हमने एक सूची बनाई, है ना, सूची बनाई कि हमें समान मात्रा में, है ना, समान मात्रा में सबको इस ट्रे में हमने सामान रख लिया, हमें समान मात्रा में सबको सब बांटना है ना, खाना एक तरह से या फिर खाने की चीज़ कोई बांटनी है। ठीक, तो इससे क्या आ गया, समान से समवर्ती सूची बनाई, किस लिए, सबको बांटने के लिए। तो इससे याद कर लेंगे आप समवर्ती सूची। फिर दूसरा क्या आता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। अब ये देखिए, इसको समझने के लिए एक स्टोरी और ये समझ लीजिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो खाने की व्यवस्था है, इससे हम ट्रेडिंग से ही तो लाते हैं, यानी कि जो व्यापार है इसी से तो खरीद के लाएंगे, है ना, बाहर से ही तो खरीद के लाएंगे, तभी तो हम इनको बांट सकते हैं ना। तो इससे ही आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग से संबंधित यानी व्यापार से संबंधित जो चीज़ आएगी तो वो ट्रे में सामान को रखने के लिए वो जो सामान आया है वो ट्रेड से आया है, ऐसे करके आप लिंक कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक, अब संसद के दोनों के सदनों की संयुक्त बैठक। अब ये जो सामान है, जो सूची बनाई गई है, जो बांटना है वो कहाँ बांटना है, तो संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी तभी तो ट्रे में सब सामान जाएगा, है ना, यानी कि खाने का सामान जाएगा और सबको समान मात्रा में बांटना है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हमें ये याद आ जाएगा, बिल्कुल आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर आप कभी भूल जाएंगे तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये लिंक करने का तरीका सिर्फ ऐसा होता है कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन जो ट्रिक्स होती हैं वो ऐसी होती है कि ट्रिक्स आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक नहीं करेंगे तो आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो ट्रिक को याद करने से बेहतर है कि आप उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं शब्दों से कोई ऐसा लिंक वो करिए ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। अब ये जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो इसे कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये करवाया जाता है ना, राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों की बैठक करवा सकता है। ठीक, अब इसके बाद जो है वो एक चीज़ और है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक हुई तो इसमें क्या करना है कि दोनों केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन करने के लिए ये बैठक की गई है ना। तो अगर ये याद आएगा कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन करने के लिए कौन सी बैठक हुई थी, तो केंद्र और ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। और ये जो बैठक हुई थी इसमें और जो ट्रे से लेकर के सामान आया था, ट्रे लिया और सबको समान मात्रा में सब बांट दिया। तो आप एक तरह से स्टोरी के फॉर्म में ये चार चीज़ें यही मेन इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में।
तो आप ऐसे करके समझ लेंगे। और ये सारी चीज़ें एम लक्ष्मीकांत बुक से ली हैं, अगर आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताने का सिर्फ रीज़न ये है कि आप पढ़ाई को ऐसे समझिए कि आपको बेवजह का फालतू दिमाग भी ना लगाना पड़े और आप चीज़ों को समझ भी पाएँ और याद भी रख पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का वाइमर संविधान। अब जर्मनी की बात आई तो आपको क्या माइंड में आता है? हिटलर। हिटलर क्या था? बहुत बड़ा तानाशाह, है ना, वो बहुत बड़ा तानाशाह था। अब जब तानाशाही वाला कोई रवैया अपनाएगा तो क्या वो किसी भी अधिकारों को मान्यता देगा? अब तानाशाही जो है वो, अब देखिए हिटलर जो है उसके हाथ में पूरे शासन की बागडोर आ चुकी है, वो तो ठीक है। दूसरा क्या है कि अब जो भी नागरिक हैं वहाँ के, उनको उनके अधिकारों को भी जब अपने अंडर में मतलब कि वो ख़त्म कर देगा तो क्या होगा कि सब वो पूरी तानाशाही को बहुत बड़े स्तर पर कर सकता है ना। तो आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी की जब सिचुएशन की जाती है तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है वो किस संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से, आपको याद आ जाएगा। ठीक, अब पूर्व सोवियत संघ का संविधान जो है वो क्या है, उसको कैसे याद कर सकते हैं? सोवियत यानी कि अगर कोई सोते हुए अपना काम कर रहा है ना, सोते हुए इन द सेंस कि अगर आप सो जाएंगे और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, यानी कि जो नागरिक हैं अगर वो सो गए हैं ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए सोते रह गए और आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो कुछ आपको मिलना है? नहीं मिलना है ना। तो अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो क्या होगा कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श मिलेंगे और आपको मान सम्मान और इज्जत भी मिलेगी, है ना। तो ये न्याय का जो आदर्श है वो कैसे होगा कि अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी आपके साथ न्याय होगा, है ना। तो आप सोइए मत, आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। तो इससे आपको याद आएगा सोवियत संघ का संविधान, है ना। अब इसमें फ्रांस का संविधान कैसे याद करेंगे? फ्रांस यानी एक तरह से फ्री, है ना, फ्री करके याद करेंगे। ठीक, फ्री यानी कि स्वतंत्र। स्वतंत्र इसमें अभी गणतंत्रात्मक में इसमें भी स्वतंत्रता जैसी फीलिंग आ रही है ना। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। तो इससे आप लिंक कर सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी गढ़ में रहते हैं और गढ़ में भी हमें स्वतंत्रता मिली हुई है ना। गढ़ यानी कि गढ़ का एक समूह है, उसमें भी हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श मिले हुए हैं। तो अगर आपको स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ दिखे, स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक, है ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तो ये फ्रांस से, यानी कि बिल्कुल फ्री वाली फीलिंग आ रही है ना, तो ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक, अब आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अब दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण यानी साउथ, और साउथ को आप साइड से समझ लीजिए, है ना, साइड। अब मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं कि साइड में आइए, हम लोग अपना कोई भी जो मैटर है उसे सुलझा लेंगे, है ना। तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया, अब संशोधन जो होता है वो डिस्कस होता है ना। उसके बाद जो चीज़ें खराब होती हैं उनको निकाल दिया जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है, तो आप इससे याद रखेंगे कि साइड में ले जाकर के सारे झगड़ों का सॉल्यूशन किया गया। तो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, इसमें फिर क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होना है, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसको आप इससे लिंक कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मैं अपने हिसाब से लिंक करके आपको बताऊंगी तो आप वो चीज़ें शायद ज़्यादा ना याद रखें। अगर आप अपने आसपास से रिलेटेड चीज़ों से लिंक करेंगे तो आप उसको ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें थी वो तो आप याद कर लेंगे, वो तो बता दिया। जो नहीं समझ में आ रहा था कि आप अपने हिसाब से उसको लिंक कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जापान का संविधान। अब जापान जो है वो क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। अब विधि द्वारा कोई भी प्रक्रिया स्थापित कर दी गई, कोई भी सिद्धांत बना दिया गया तो उसके पार जाना या उसको पार कर पाना किसी के बस की बात नहीं है ना। कोई भी विधि बन गई तो उसे हम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। तो पार पाना या उसके पार जाना, है ना, जापान पान, है ना, उसके तो इससे आप सेंस में, है ना, इसी सेंस में आप समझ सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि मुझे समझ में आए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो और लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।